द पॉलिटेक्निक क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं विराज भास्कर, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स 2 आपको जो द पॉलिटेक्निक क्लासेस के ऐप पे क्लासेस चल रही हैं रेगुलर, तो अब 18 इवेंट में जो सबसे पहला सवाल पूछा था आपसे, सबसे पहला सवाल जो 2018 इवेंट के अंदर पूछा गया था वो पूछा गया था an astable multivibrator has। देखिए आपको बताते चले कि आपका जो फर्स्ट यूनिट पढ़ना है मल्टीवाइब्रेटर, इससे पर सेमेस्टर में हर एक बार 6 सेमेस्टर में जितना बार एग्जाम हुआ 2-3 सवाल रहा। अगर विश्वास नहीं है तो इस लाइव सेशन के बाद आने वाले हर एक लाइव सेशन में आप जाके देखेंगे या आपके पास क्वेश्चन होगा प्रीवियस ईयर का, तो आप देख सकते हैं रिपीटेड क्वेश्चन प्लस में मल्टीवाइब्रेटर से कितना क्वेश्चन होता है। और पहला ही सवाल मल्टीवाइब्रेटर से, एन अनस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर हैज, आपके पास ऑप्शन है वन अस्टेबल स्टेट, दूसरा ऑप्शन आपके पास है नो अस्टेबल स्टेट, तीसरा ऑप्शन आपके पास है 2 अस्टेबल स्टेट और फोर्थ ऑप्शन है आपके पास नन ऑफ दिस। फोर्थ ऑप्शन है आपके पास नन ऑफ दिस। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इसके ऑप्शन से कितने क्वेश्चन और पूछ सकते हैं, इस क्वेश्चन के अलावा और भी क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, यही तो हमें सीखना है इस लाइव सेशन में। नहीं तो इसका आंसर अगर हम बता के चल दें कि इसका आंसर कौन होगा, वो आपको भी पता हो जाएगा और रट लीजिएगा, और नेक्स्ट क्वेश्चन जब आएगा तो फिर फंस जाइएगा। इसलिए लाइव सेशन, ऐसे लाइव सेशन से आपको फायदा क्या होगा, तो इसके चारों ऑप्शन का मतलब क्या है और इससे और भी क्या क्वेश्चन हो सकते हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो आप कमेंट करके पहले बता दीजिए इस लाइव सेशन में आपको मजा आ रहा है कि नहीं। क्या इस तरह के लाइव सेशन को अरेंज करना, इस तरह के लाइव सेशन को शेड्यूल करना सही है आपके लिए? अगर है तो आप कमेंट करके बताएं, अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो आप बताएं, इस तरह के लाइव सेशन को बंद कर दिया जाएगा। आप कमेंट करें, आप बताएं। चलिए, एन एस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर हैज, ये स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर की बात कर रहा है और स्टेबल स्टेट पे बात कर रहा है। सबसे पहला ऑप्शन है कि इसमें स्टेबल स्टेट 1 होगा, कोई भी स्टेबल स्टेट नहीं होगा, या 2 स्टेबल स्टेट होगा, या इसका आंसर तीनों में से नहीं है, नन ऑफ दिस। क्या करेंगे, तो यहां से जब हम देखते हैं तो मल्टीवाइब्रेटर को स्टेबल स्टेट के अकॉर्डिंग 3 तरह से डिफाइन किया गया, ए स्टेबल, मोनोस्टेबल, और तीसरा आपके पास है वो है बाई स्टेबल। तीसरा आपके पास है बाई स्टेबल। ये तीनों से सवाल बार बार पूछा दोस्त, और ये तीनों का कॉन्सेप्ट अगर आपको मालूम है तो मल्टीवाइब्रेटर के स्टेबल स्टेट से पूछे जाने वाले सवाल आपको बेहतरीन ढंग से उसको आप डील कर सकते हो। ये स्टेबल में स्टेबल स्टेट की अगर बात पूछता है, अगर मल्टीवाइब्रेटर के ए स्टेबल में स्टेबल स्टेट की बात पूछता है तो वो होता है नो स्टेबल स्टेट, या इसको 0 स्टेबल स्टेट कहीं कहीं देता है। अगर सेकेंड हम लोग मोनो स्टेबल स्टेट की बात करें तो इसमें 1 होता है, 1 स्टेबल स्टेट, या इसको 1 लिखता है। अगर हम थर्ड बात करें कि बाई स्टेबल में, तो इसका स्टेबल स्टेट 2 होता है और इसको 2 भी लिखता है। तो तीनों मल्टीवाइब्रेटर के जो 3 टाइप्स हैं, ए स्टेबल, मोनो स्टेबल और बाई स्टेबल, इसमें ए स्टेबल में नो स्टेबल स्टेट, 0 स्टेबल स्टेट, मोनो स्टेबल में 1 स्टेबल स्टेट और बाई स्टेबल में 2 स्टेबल स्टेट। तो यहां से तो आ गया एन ए स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर हैज, ए स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर के अंदर कितने स्टेबल स्टेट होंगे, 1 होंगे? तो नहीं, क्यों? क्योंकि ये मोनो स्टेबल के अंदर है। नो स्टेबल स्टेट, तो यस ये सही है। क्या 2 होगा? नहीं, ये बाई स्टेबल का है। और तीसरा नन ऑफ दिस, तो नहीं, ये दूसरा ऑप्शन सही है, बी। पहला का आंसर होगा बी, नो स्टेबल स्टेट ये स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर के अंदर होता है। तो आपका पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कौन होगा? बी, नो स्टेबल स्टेट। मल्टीवाइब्रेटर, ए स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर के अंदर नो स्टेबल स्टेट होता है। सेकेंड क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। उससे पहले थोड़ा आप लोग बताइए कि लाइव सेशन में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और भी इसमें क्या इंप्रूवमेंट होना चाहिए, और अपने दोस्तों के पास इस लाइव सेशन को जरूर शेयर करें, क्योंकि इस कोरोना के टाइम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी करवा रहा है ये द पॉलिटेक्निक क्लासेस, और जो एप्स हैं उस पर भी जो अब इनरोल है तो उस पर भी आपको ये चीजें देखने के लिए मिलेगा।
तो चलिए सेकेंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन आपके सामने यह है कि सेकेंड क्वेश्चन है द मेमोरी यूनिट दैट communicates directly CPU is known as। यह क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है और यह मेमोरी से क्वेश्चन है। यह यूनिट नंबर 3 और 4 जो आपको पढ़ने हैं वहां से क्वेश्चन है और आपका पहला सवाल यूनिट नंबर 1 से था। आपके पास ऑप्शन है रैम, आपके पास दूसरा ऑप्शन है रोम, आपके पास तीसरा ऑप्शन है मेन मेमोरी, आपके पास फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दिस। ये बोल रहा है क्या, उसको समझना इंपॉर्टेंट है। सेकंड क्वेश्चन में बोलता है कि द मेमोरी यूनिट दैट कम्युनिकेट्स डायरेक्टली सीपीयू इज नोन एज। सबसे पहले समझेंगे कि कौन सा मेमोरी का जो यूनिट है, इसमें से रैम, रोम, मेन मेमोरी या इनमें से कोई नहीं अभी छोड़ देते हैं। अगर 3 की बात करते हैं तो इन तीनों मेमोरी यूनिट में से कौन है जो सीपीयू के साथ डायरेक्टली कनेक्ट करता है, डायरेक्ट कनेक्ट होता है। तो अगर हम इन तीनों का बात करें उससे पहले थोड़ा सा सीपीयू की बात करते हैं। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? सी फॉर सेंट्रल। कभी कभी ये चीजें भी पूछ सकता है सेंट्रल। मैं आज से जो क्लासेज आपकी चल रही है उसमें ये सारा चीज डील किया गया है। सेंट्रल प्रोसेसिंग और क्या होता है? यूनिट, यू फॉर यूनिट। और इस सीपीयू के अंदर आपको डिफाइंड है, मतलब उसमें कंसिस्ट होता है एएलयू और सीयू। इसका मतलब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट। और इन सब से वर्क परफॉर्मेंस होता है, जितना भी ऑपरेशंस परफॉर्म होता है एएलयू के अंदर मैथमेटिकल ऑपरेशंस की बात कर रहे हैं। बात यहां यह है कि जब वो कौन सा मेमोरी यूनिट है जो डायरेक्टली सीपीयू से कनेक्ट करता है, तो आपको हम नोट पॉइंट में अंडरलाइन करवा के हम वहां पे जब पढ़ा रहे हैं तो वहां पे बताया गया है कि डायरेक्टली जो सीपीयू से कनेक्ट होता है मेमोरी यूनिट, वो मेमोरी यूनिट होता है मेन मेमोरी। मेन मेमोरी डायरेक्टली कनेक्ट होता है किससे? तो सीपीयू से। आप याद कर लीजिए, समझ लीजिए कि जो मेमोरी यूनिट है वो डायरेक्टली सीपीयू से कम्युनिकेट्स करता है, मतलब डायरेक्ट वो सीपीयू से क्या करता है? कम्युनिकेट करता है। और रैम और रोम चूंकि अंदर में उसका इंटरनली डिफाइंड है, इस पे हम बात करेंगे आगे के क्वेश्चंस आएंगे जब तब, ठीक है। तो इसका आंसर कौन होगा? सी। मेन मेमोरी डायरेक्टली सीपीयू से कम्युनिकेट करता है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके 2018 इवन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। आप इसको बहुत जोरदार तरीका से पढ़ें जिससे आपको फायदा हो और नंबर ऑफ क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आप कर सकें। आप नंबर ऑफ क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सके और आपको इसी लाइव वीडियो में बताते चले कि इस बार संडे को होने वाला एग्जाम सैटरडे को कंडक्ट किया जाएगा। संडे को होने वाला एग्जाम सैटरडे को कंडक्ट किया जाएगा क्योंकि 15 अगस्त जो कि आप जान रहे हैं 15 अगस्त के चलते, क्योंकि 15 अगस्त को कोई भी एग्जाम कंडक्ट नहीं होगा, इसलिए संडे के एग्जाम को सैटरडे को किया जाएगा। और उस दिन आपको बताते चले बहुत खुशी के साथ कि आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स 2 का एग्जाम उस सैटरडे को होगा जो एग्जाम संडे को होता था। तो जितने लाइव सेशन में जुड़े लोग हैं वो एग्जाम अगर वीकली टेस्ट अटेंड नहीं करते हैं तो वो इस बार जरूर करें, आपको काफी मजा आने वाला है। और वो इसलिए भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके लिए द पॉलिटेक्निक क्लासेज जो इस बार टेस्ट का अरेंजमेंट करने जा रही है वो द पॉलिटेक्निक क्लासेज के ऐप पे करने जा रही है। तो इस लाइव सेशन में जुड़े वो लोग जो ऐप को अभी तक इंस्टॉल्ड नहीं किए हैं तो जाके तुरंत इंस्टॉल करें, क्योंकि इस बार सैटरडे को होने वाला डिजिटल 2 का एग्जाम कहां होगा लिख के बताइए, कहां होगा कमेंट में। तो द पॉलिटेक्निक क्लासेस ऐप पे होगा, तो फटाफट आप लोग इंस्टॉल कर लीजिएगा। और संडे को नहीं सैटरडे को होगा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स 2 6 सेमेस्टर। आइए थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। और थर्ड क्वेश्चन कह रहा है क्या कि द मल्टी वाइब्रेटर विच जनरेट्स ए स्क्वायर वेव
कौन सा मल्टीवाइब्रेटर का टाइप है, कौन सा मल्टीवाइब्रेटर का टाइप है जो स्क्वायर वेव को जेनरेट करता है? लिखा है द मल्टीवाइब्रेटर which generates a square wave is ... मल्टीवाइब्रेटर। कौन सा टाइप है, कौन सा टाइप है मल्टीवाइब्रेटर का जो कि स्क्वायर वेव को जेनरेट करता है, स्क्वायर वेव को जेनरेट करता है? आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ है, आपके सामने है मोनोस्टेबल, आपके सामने मोनोस्टेबल है, सेकेंड है बाई स्टेबल, थर्ड है आपका ए स्टेबल, और फोर्थ है आपका डी नन ऑफ दिस। फोर्थ आपका क्या है? नन ऑफ दिस। देखिए कितना जबरदस्त और जोरदार है यूनिट 1 कि इससे 2-3 सवाल एकदम पूछता है हर एक बार, हर एक 6 सेमेस्टर के हर एक बार जब एग्जाम हुआ यूनिट 1 से सवाल पूछा ही है ऑब्जेक्टिव, और वो बेसिक से सवाल उठाता है, जो कि द पॉलिटेक्निक क्लासेस के ऐप पे आप जाके देखिए तो बेसिक के 2-3 वीडियो आपको अनलॉक मिलेंगे, आप जाके वहां से पढ़ सकते हैं और ये सारा जो आपको ऑब्जेक्टिव पूछा गया वो एकदम बन जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो कौन सा मल्टीवाइब्रेटर का टाइप है? क्योंकि 3 टाइप का मल्टीवाइब्रेटर है, ए स्टेबल, मोनोस्टेबल और बाई स्टेबल। तो इसमें जो ए स्टेबल है, जिसमें कि कोई स्टेबल स्टेट नहीं होता है, वो जेनरेट करता है स्क्वायर वेव को। वो क्या जेनरेट करता है? स्क्वायर वेव को। तो इसका आंसर क्या होगा? ए स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर जो है वो जेनरेट करता है स्क्वायर वेव को, जिसमें नो स्टेबल स्टेट होता है, 0 स्टेबल स्टेट होता है। ठीक है, तो तीसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन होगा? ए स्टेबल। तीसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन होगा? सी, ए स्टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिर्फ हम लोग आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, हम चाहते सिर्फ यह है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करते रहें, आप लाइव सेशन में लास्ट तक जुड़े रहें, क्योंकि ज्यादा लाइव सेशन लंबा होता नहीं है। क्योंकि 10 ही क्वेश्चन का एक पार्ट हम इसलिए भी बनाना चाहते हैं हमेशा कि उससे आपको फायदा हो जाए, आप नोट डाउन भी कर सको अपने कॉपी में, आपको टाइम भी दिया जाता है, या स्क्रीनशॉट करके नोट डाउन कर सको, जिससे कि आपको एक क्वेश्चन बैंक तैयार हो। मैं बताना चाहता हूं इस लाइव सेशन के अंदर कि हम लोग के टाइम से ही लेके हम लोग बार बार देखते हैं, या आप अपने कॉलेजेस में देखे होंगे, तो जिस दिन एग्जाम है, मान लिया डिजिटल 2 का एग्जाम आज है, तो लोग 6 ही बजे पहुंच जाते हैं, एग्जाम है 10 बजे, और 6 बजे पहुंच के पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ रहे हैं। नहीं, ऐसा क्यों करेंगे? हम नहीं करेंगे। इससे पहले ही हम अपना इतना ज्यादा तैयारी करेंगे कि उस दिन आराम से फ्री माइंड से घूम रहे हैं। नहीं, हम लोग दूसरा को टेंशन दे दें, अपना दोस्त को टेंशन दे दें, कुछ पढ़ ही नहीं रहा है, वो पूरा टेंशन में पढ़ ले, पूरा ऐसे एकदम उसके सामने से गुजरिए, ऐसे घूम के गुजर जाइए, और फुल टेंशन में कि तो कुछ पढ़ ही नहीं रहा है, और तो क्यों पढ़े, और वो अपने दोस्त को बता दीजिए, तो पूछेगा कहां से पढ़ा था जी, तो बताइए ना कि द पॉलिटेक्निक क्लासेस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाया था और उसी से हम लोग पढ़े थे, और कोई टेंशन नहीं है। मैं आपको बता देता हूं कि ये तो पार्ट 1 है, ये तो 2018 इवेंट का पार्ट 1 है ना। आने दीजिए 2, 3, 4, 5, 6 मतलब आगे के ईयर्स को, तो मैं आपको आंसर नहीं बताने वाला। मैं बताऊंगा कि ये जो ई स्टेबल है, इसका स्टेबल स्टेट नो होता है। वीडियो नंबर पार्ट के 1 जो वीडियो लेक्चर 1 में 2018 का करवा रहे थे वही है, तो आप लोग तुरंत हाँ सही बोल रहे हैं। तो यही बोलना चाहते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन होता है, और चूंकि मैं एक क्वेश्चन का लॉजिक बता रहा हूं, तो उससे ऑप्शन से भी 1-2 क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करना चाहेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके यूनिट नंबर 5 से सवाल है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यूनिट नंबर 5 से पूछा है। आप लोग यूनिट नंबर 5 में एडी डीए कन्वर्टर पढ़े होंगे, और आपको बता दें कि अगर ये एडी और डीए आप लोग नहीं पढ़े हैं तो जाइए ना द पॉलिटेक्निक, सर्च कीजिए द पॉलिटेक्निक क्लासेस यूट्यूब पे अभी ही, या द पॉलिटेक्निक क्लासेस के एप्स पे जाके वहां पे आप वीडियो को देख सकते हैं, एडी और डीए कन्वर्टर से न्यूमेरिकल। और मैं आप उसमें बोला था कि इस तरह के न्यूमेरिकल आपको ऑब्जेक्टिव ही नहीं सब्जेक्टिव में भी पूछता है। तो आइए 4th नंबर क्वेश्चन की तरफ। 4th नंबर क्वेश्चन यूनिट नंबर 5 से बोला, व्हाट विल
व्हाट विल बी द परसेंट रेजोल्यूशन पूछ रहा है ऑफ 12 बिट डीए कन्वर्टर डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर का परसेंट रेजोल्यूशन पूछ रहा है। यह वीडियो लेक्चर आपको उपलब्ध है, आप जाके वहां से देख सकते हैं। थोड़ा ऑप्शन की तरफ चलते हैं तो ऑप्शन आपके सामने ये रहा 0.244%, बी आपके पास है 0.00244%, सी आपके पास है 0.0244% और डी आपके पास है 24.4%। इस तरह के क्वेश्चन आने के बाद हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, पर आपको बताते चले कि जो वीडियो लेक्चर आपको पहले से ऑलरेडी सर वो वीडियो क्या मतलब पूरा पब्लिक है, वो देख सकता है कोई भी स्टूडेंट। मतलब ये एडी और डीए का जो फर्स्ट लेक्चर जिसमें न्यूमेरिकल पार्ट है, अगर नहीं है तो मैं सर चाहूंगा कि उसको आज पब्लिक कर दिया जाए। आज 8 बजे के बाद, आज 8 रात बजे, मतलब जो अभी बज रहा है, ये सेशन खत्म होने के बाद लगभग 9 या जितना बजे तक चले, उसके बाद वो फ्री कर दिया जाएगा और उसके बाद आप लोग उसको देख सकते हैं। टाइम लिमिटेशन है उसके लिए, हाँ टाइम लिमिटेशन 12 बजे तक है सर, ठीक है। 12 बजे रात तक वो वीडियो आपके लिए फ्री होगा, उसमें जाके आप देखिए, वो पूरा का पूरा न्यूमेरिकल बताए हैं हम इससे। आप उस वीडियो को जाके 1-2 बार देखिए तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा इस तरह के क्वेश्चन को टैकल करना। चलिए, तो मैं आलोक सर से फ्री करवा दूंगा उस वीडियो को रात के, जब ये सेशन खत्म होगा रात में अभी जस्ट। तो आइए करा व्हाट विल बी द परसेंट रेजोल्यूशन ऑफ 12 बिट डीए कन्वर्टर। परसेंट रेजोल्यूशन निकालना है इसका, तो आपको पता होना चाहिए कि परसेंट रेजोल्यूशन निकालते हैं। परसेंट रेजोल्यूशन हम निकालते हैं तो क्या होता है 1/2 का पावर n -1, और चूंकि हम परसेंट बनाना चाहते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब मेरे पास n जो है वो बीट दिया हुआ है, 12 बीट का है। कितना का है? 12 बिट। आप ऊपर में सोल्व कर सकते हो, 2 के पावर n -1, इसका मतलब हुआ 2 के पावर 12 -1। तो ये जब 2 का पावर 12 करोगे तो आप कैसियो में रखो ना, कैसियो तो लेके जाना ही है। तो 2 के पावर 12 करोगे तो 512, 1024, 2048, 11 में और 4096, 4096 आएगा और -1 करेंगे तो टोटल इसका 4095। 4095 2 के पावर n -1 का वैल्यू आएगा। किसका वैल्यू आएगा? तो 4096 -1 तो 4095, ये 2 के पावर n -1 का वैल्यू है। क्योंकि मेरे पास परसेंट रेजोल्यूशन है क्या, तो 1/2 के पावर n -1 इंटू 100। तो यहां से क्या करेंगे 100 अपॉन इसका वैल्यू हम लेके आए हैं, ऊपर में हम लेके आए हैं 4095, तो 4095 लिख देंगे। अब 100 में 4095 से डिवाइड करो, 100 में 4095 से डिवाइड करो, तो अब डिवाइड करना तो 0.0244, चूंकि परसेंटेज 100 से मल्टीप्लाई है, आप पढ़े होगे। परसेंटेज हटाना है, डिवाइड करना है 100 से, परसेंटेज लाना है, मल्टीप्लाई करना है 100 से, लाना था मल्टीप्लाई कर दिया 0.0244। इसमें कैलकुलेशन आप चेक कर लीजिएगा एक बार कैसियो में, 100/4095, 0.0244 परसेंटेज। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कुछ था जी 4th नंबर। वीडियो लेक्चर आप जाके एक बार जरूर देख लीजिएगा, 12 बजे तक फ्री करवा देंगे। एक बार देख लीजिएगा, इस तरह के क्वेश्चन आपसे नहीं छूटने वाले। हम आपको यहां से बोलते हैं कि ये इसका आंसर होगा 0.0244%। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, और क्वेश्चन नंबर 4 का। तो आप लोग इस तरह के क्वेश्चन को डील करना सीखें, उस वीडियो लेक्चर को जरूर देखें। आपके लिए द पॉलिटेक्निक क्लासेस हमेशा खड़ा है, इसलिए तो आज भी वो वीडियो पब्लिक करने के लिए हम बात किए तैयार हैं सर, और वो कर देंगे आपको। आप टाइम लिमिटेशन के साथ उसको जरूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलेंगे। देखिए, हम बताते चले कि हम जब भी लाइव सेशन लेते हैं फैन ये सब बंद रखवाते हैं।
इसीलिए क्योंकि आपका कंसंट्रेशन कम ना हो, ठीक है, इसलिए हमको आप देखते होंगे पूरा पसीने पसीने हैं, टी शर्ट रोज भी धोते हैं फिर भी भीग जाता है। इस लाइव सेशन में जितने ज्वाइन लोग हैं हम उनसे एक ही बात कहना चाहेंगे, मुझे कुछ नहीं चाहिए, हम आपको 10 ईयर का प्रीवियस ईयर करवाने आए हैं, बस हमें चाहिए तो जितने लोग ज्वाइन हैं उतने लोग से एक ही उम्मीद करते हैं कि आप शेयर कर दीजिए, जिससे सिर्फ आप नहीं पूरे बिहार के स्टूडेंट पढ़े और अच्छा मार्क्स लेके आए और अपना नाम रोशन करे, कॉलेज का नाम रोशन करे और द पॉलिटेक्निक के साथ मेरा भी एक बार नाम ले ले। तो इसलिए द पॉलिटेक्निक क्लासेस के नाम को रोशन करने के लिए आप लोग लाइव सेशन को सिर्फ शेयर कर दीजिएगा और हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ेंगे और काफी इंटरेस्टिंग सवाल। हम बार बार आपको बोल रहे हैं यूनिट 1 से इतना ज्यादा सवाल पूछा जाता है, 3-4 सवाल, और उसमें कोई टाइम नहीं आपको देना पड़ेगा। क्वेश्चन देखिए, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करें तो 5th क्वेश्चन क्या कहता है, विच इज फ्री रनिंग मल्टी वाइब्रेटर। बोला कि कौन है जो फ्री रनिंग मल्टी वाइब्रेटर है इसमें से। इसका मतलब 2-3 लॉजिक से क्वेश्चन पूछ सकता है। ऑप्शन की तरफ पहले चलते हैं और आपके पास ऑप्शन रहा ये अस्टेबल, दूसरा मोनोस्टेबल, तीसरा बाई अस्टेबल और ऑप्शन नंबर लास्ट नन ऑफ दिस। देखिए काफी इंपॉर्टेंट सवाल है क्वेश्चन नंबर 5 जो है, और चूंकि हम बोले कि सिर्फ आंसर आपको बता दे तो मजा आपको भी आएगा, पर अगर हम क्वेश्चन का लॉजिक समझे तो काफी ज्यादा मजा आएगा और ऑप्शन से और भी कितने सवाल बन सकते हैं हम उससे समझे तो और ज्यादा मजा आने वाला है। तो आइए, कहता है कि विच इज फ्री रनिंग मल्टी वाइब्रेटर, इनमें से कौन फ्री रनिंग मल्टी वाइब्रेटर है। इसका मतलब क्या हुआ कि किसे हम फ्री रनिंग मल्टी वाइब्रेटर के नाम से जानते हैं। पूछने का लॉजिक बदल सकता है, क्वेश्चन वही है। आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बार बार पढ़े होंगे सेमेस्टर 1-2 में, तो लग जाता है कि सेम है, पर वो है डिफर। और इसके साथ जो हम कहना चाहते हैं क्या कि पूछने का तरीका बदल सकता है, पर जो कॉन्सेप्ट आपके पास है उससे लगने वाले लॉजिक जो हैं वो सेम होंगे। तो अगर फ्री रनिंग मल्टी वाइब्रेटर की बात करें तो इनमें से कौन होगा, तो ऑप्शन से सबसे पहले चेक करते हैं। हमारे पास मल्टी वाइब्रेटर का जो टाइप यहां पे लिखा गया है, ए स्टेबल, मोनोस्टेबल, इसके बाद बाई स्टेबल, ये तीनों का हम समझ लेते हैं। जरूरी नहीं हमसे ये पूछा फ्री रनिंग, अगले ईयर में पूछ दे कि मोनोस्टेबल को और किस नाम से जानते हैं, बाई स्टेबल को किस नाम से जानते हैं। तो इसी के लिए तो मैं इस तरह के लाइव सेशन को लेके आ रहा हूं, अदरवाइज स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके टिक आउट कर देते हैं क्वेश्चन पे, वो चीजें हम नहीं करने वाले हैं। हम क्वेश्चन 10 ही करवाएंगे, लेकिन कॉन्सेप्चुअल प्लस में उस लॉजिक के साथ करवाएंगे कि आपके ऑप्शन से और भी क्वेश्चन डील हो सके। अब आपसे अगर हम बोले कि ए स्टेबल को किस नाम से जानते हैं, तो इसको हम लोग जानते हैं फ्री रनिंग मल्टी वाइब्रेटर के नाम से। ए स्टेबल को फ्री रनिंग मल्टी वाइब्रेटर के नाम से जानते हैं। और अगर आपको आके कोई पूछ दे कि मोनोस्टेबल को किस नाम से जानते हैं, तो मोनोस्टेबल को वन शॉट के नाम से जाना जाता है, के नाम से जाना जाता है। और बाई स्टेबल को फ्लिप फ्लॉप सर्किट के नाम से जाना जाता है, सर्किट के नाम से जाना जाता है। और इसके साथ चूंकि फ्लिप फ्लॉप के अंदर लैच होते हैं, प्रोसेस है चेंजिंग का, और इसमें जो बाई स्टेबल के अंदर है जो इसके अंदर में मेमोरी वाला लॉजिक आता है, मतलब ये स्टोर कर सकता है। तो मेमोरी का कॉन्सेप्ट अगर पूछेगा कि मेमोरी को हम किस मल्टी वाइब्रेटर के अंदर में देख सकते हैं, रखते हैं, तो वो आपका बाई स्टेबल होगा। तो ए स्टेबल को फ्री रनिंग के नाम से जानते हैं, मोनो स्टेबल को वन शॉट के नाम से जानते हैं, और बाई स्टेबल को फ्लिप फ्लॉप सर्किट, लैच और मेमोरी। अब बताइए इस क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है सिर्फ एक पूछा, इससे कितना क्वेश्चन और आपके बना? 4। इससे कितना क्वेश्चन बना? 4 क्वेश्चन और बना। बताइए कितना इंटरेस्टिंग सेशन हो सकता है ये। अब
अब इसमें से बताना क्या है, आपको तो दिख गया, विच इज फ्री रनिंग मल्टी वाइब्रेटर। कौन होगा जी, कौन होगा, ई स्टेबल। कौन होगा, ई स्टेबल। अगर यहीं पे कोई आकर बोल देता कि विच इज वन शॉर्ट मल्टी वाइब्रेटर, और ये टिक नहीं लगाया हुआ है, ये ऑप्शन में ए स्टेबल है, बताइए विच इज वन शॉर्ट मल्टी वाइब्रेटर कौन होगा, मोनोस्टेबल। कौन होगा, मोनोस्टेबल। और कोई आता बोलता कि हम पागल हैं, तो आप बोल देते कि ठीक है, नहीं तो लिख देता विच इज फ्लिप फ्लॉप सर्किट, विच इज फ्लिप फ्लॉप सर्किट मल्टी वाइब्रेटर, तो मिटावा रहता है, ये बी है, बाई स्टेबल, सी है, कौन होगा, बाई स्टेबल। वो बोलता कि तब तो तुम ठीक हो, नहीं तो देखिए कितना क्वेश्चन बना। वो पूछा था फ्री रनिंग, होगा ए स्टेबल, पूछेगा वन शॉट तो होगा मोनो स्टेबल, और पूछेगा फ्लिप फ्लॉप सर्किट या मेमोरी की तरह कंटेंट करता है तो होगा बाई स्टेबल। बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं। तो अगर आ रहा है तो एक बार जोरदार आप लोग शेयर कीजिए यहां से कि पूरे बिहार के स्टूडेंट जाने। और इसके साथ हम लोग यहां तक पहुंच चुके हैं कि दिल्ली, यूपी, बंगाल और झारखंड तक के लोग पढ़ रहे हैं। तो बता दीजिए आज इस लाइव सेशन में, आप इस बता दीजिए लाइव सेशन में शेयर करके कि पूरा बिहार नहीं, अब इस बार पूरा इंडिया हिलाएगा द पॉलिटेक्निक क्लासेस। तो इस पांचवां क्वेश्चन के बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे और क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम लोग अब मूव करेंगे और क्वेश्चन नंबर 6, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। और 6 नंबर क्वेश्चन अब आपके सामने यह है कि द डेंसिटी ऑफ डायनेमिक रैम इज। 6 नंबर क्वेश्चन यूनिट 3 और 4 से सवाल। कितना जोरदार ये सेशन चल रहा है कि आपके सामने बताया भी जा रहा है। यूनिट 1 से सवाल, यूनिट 3, 4 से सवाल, बहुत जोरदार है। तो जोरदार तरीके से इस सेशन का मजा लीजिए। तो द डेंसिटी ऑफ डायनेमिक रैम इज, द डेंसिटी ऑफ डायनेमिक रैम इज। डेंसिटी पूछ रहा है डायनेमिक रैम की। ऑप्शन की ओर थोड़ा सा मूव करते हैं और ऑप्शन की ओर चलें तो ये ऑप्शन आपके सामने है ए नंबर, सेम एज स्टैटिक रैम। दूसरा ऑप्शन आपके सामने है लेस देन दैट ऑफ स्टैटिक रैम। और तीसरा ऑप्शन आपके पास है मोर देन दैट ऑफ स्टैटिक रैम। और फोर्थ ऑप्शन आपके सामने है आइदर इक्वल टू और लेस देन दैट ऑफ स्टैटिक रैम। काफी लंबा सवाल है दोस्त, पर आपको बताते चले कि जो एग्जाम स्पेशल बैच हमारे यहाँ चल रही है द पॉलिटेक्निक क्लासेस के, यूट्यूब पे पहले चल रही थी पर ऐप पे अब चल रही है। तो उस एग्जाम स्पेशल बैच में जो क्लासेस चली है मेमोरी से, और आपके लिए एक और खुशखबरी के साथ मैं आपको कहना चाहता हूं और बहुत खुशी हो रही है ये बात कहते हुए कि हमारे डायरेक्टर सर आलोक रंजन सर के सराहनीय कदम के साथ एक और हर एक 4th और 6th के लिए न्यू बैच लॉन्च कर दिया गया है। और उस न्यू बैच में आप जाके जो लोग नए हैं, जो लोग यहां से अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं, वो एग्जाम स्पेशल में नहीं जुड़े, चाहे ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस में नहीं जुड़ पाए हैं, वे जुड़ जाएं न्यू बैच के साथ जो कि लॉन्च कर दिया गया है। और उसमें आप जुड़ के पढ़ाई का मजा लें और आप सेमेस्टर में अच्छे नंबर लेके आए और फिर आप आके कहें कि नहीं, गर्व से कहें कि द पॉलिटेक्निक क्लासेस से हम पढ़े हैं, यहां पे ऐसे पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो यह क्वेश्चन काफी लंबा है दोस्त, पर जब मैंने रैम और रोम का डिफरेंस बताया है और उससे पहले जो डिफरेंस बताया है एस रैम जिसे हम स्टैटिक और डी रैम डायनेमिक की बात कर रहे हैं, उसमें यह क्वेश्चन का साफ मैंने जिक्र किया है और वहां पे हमने बताया है कि इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है। तो चलते हैं, बोलता डेंसिटी डायनेमिक रैम का क्या होता है। तो चूंकि रैम हम जब पढ़ रहे हैं और बार बार सवाल इससे 4 मार्क्स में पूछता है, रैम से क्या पूछता है कि इसका जो टाइप है एस रैम,
SRAM फॉर स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और DRAM जो डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये दोनों से सवाल पूछता है कि SRAM और DRAM में डिफरेंस बताएं या RAM क्या है, इसके टाइप्स को एक्सप्लेन करें। बहुत जबरदस्त है, ये चीजें आपको समझना। अगर डेंसिटी की बात करता है तो आप समझ ले कि जो डायनेमिक रैम का डेंसिटी होता है वह मोर देन होता है। डायनेमिक रैम का जो डेंसिटी होता है वो स्टैटिक रैम से, इस रैम से इसका जो डेंसिटी होता है वो ज्यादा होता है, ग्रेटर होता है। इसमें चेक करेंगे तो सेम एज स्टैटिक रैम, नहीं सेम तो नहीं होता है डायनेमिक रैम का डेंसिटी, लेस देन स्टैटिक रैम से, नहीं मोर देन दैट ऑफ स्टैटिक रैम। हाँ यही तो बोले, स्टैटिक रैम का जो डेंसिटी होता है वो डायनेमिक से क्या होता है, सॉरी डायनेमिक रैम का जो डेंसिटी होता है मोर देन होता है किससे, स्टैटिक से, मोर देन होता है स्टैटिक। तो सी आपका सही होगा। अगर लास्ट का बात करें तो आइदर इक्वल और लेस देन, तो नहीं ये ऑप्शन पहले ही छट चुका है, ना तो इक्वल है और ना तो लेस है, ये मोर देन दैट ऑफ स्टैटिक रैम। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर सी सही होगा। तो आप इस तरह के क्वेश्चंस को बनाने से पहले आपको एक चीज याद रखना होगा कि इन दोनों का डिफरेंस, हो सके इसका और भी कोई डिफरेंस दे दे और आपसे पूछ दे, तो ये डिफरेंस से सवाल है, तो सोचिए कहां से सवाल उठाता है और किस तरह से आपको वो चेक करना चाहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, और आपको बताते चले क्वेश्चन नंबर जो 7 है, क्वेश्चन नंबर जो 7 वो आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स 1 से सवाल पूछा गया। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स 1 से सवाल पूछा गया, इसलिए मैंने द पॉलिटेक्निक क्लासेस का जो ऐप लॉन्च करते टाइम आप वीडियो मेरा देखे होंगे, और मैंने 6 सेमेस्टर के लिए एक बड़ा जोरदार धमाका ऑफर दिया है विराज 499 के साथ। आप इनरोल हो सकते हो विराज 499 कूपन कोड के साथ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ने के लिए ओनली 200 रुपया में, मात्र 200 में इस कोड को इनरोल वहां पे जाके लगाएं इस कूपन कोड को, और 699 का कोर्स मात्र 299 में पाएं। क्यों? क्योंकि वो कितना इंपॉर्टेंट है डिजिटल 1, वो आप समझ रहे होंगे उस चीज को। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम लोग मूव करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने ये रहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन यूनिवर्सल लॉजिक। इनमें से कौन यूनिवर्सल लॉजिक गेट को दिखा रहा है? आपके सामने ऑप्शन है एंड, दूसरा ऑप्शन है और, तीसरा ऑप्शन है इग्नोर, और फोर्थ ऑप्शन आपके सामने है वो है नॉर। चलिए तो फटाफट इसका आंसर आप लोग जल्दी से बताएं। तो चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए यूनिवर्सल लॉजिक एंड और इग्नोर और नॉर, कौन सा होगा? इसको आप लोग कमेंट कीजिए फटाफट। तब तक थोड़ा पानी पी लेते हैं, बहुत बोल रहे हैं तो प्यास लग गया है। आप लोग भी पी सकते हैं, तो आप लोग फटाफट से इसका आंसर आप लोग बताएं। आप लोग इसका आंसर बताएं फटाफट। 7 नंबर का आंसर आप लोग लाइव चैट बॉक्स में बताएं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, इतना टाइम तक हमको पानी पीने का मौका दिया आप लोग। और कमेंट आ रहा है, चूंकि डिजिटल 1 का ये सवाल है काफी इंटरेस्टिंग। इस सवाल को डील करने से पहले मैं थोड़ा सा लॉजिक गेट की तरफ चलना चाहूंगा। तो लॉजिक गेट में आप लोग पढ़े होंगे बेसिक गेट, लॉजिक गेट में बेसिक गेट पढ़े हैं। इसके बाद आप यूनिवर्सल पढ़े हैं, और इसके बाद कुछ स्पेशल गेट पढ़े हैं। जरूरी नहीं सवाल यूनिवर्सल से पूछे, हो सके सवाल बेसिक से पूछे या स्पेशल से पूछे। और अगर यूनिवर्सल से भी पूछा है तो आप उसको रिमूव कैसे करोगे, वहां से निकालोगे कैसे कि यही सही होगा, इसके लिए इन तीनों का नॉलेज होना जरूरी है। तो बेसिक गेट की जहां तक बात है उसमें 3 गेट है, एंड, और एंड नॉट। ये 3 गेट बेसिक गेट के अंदर आते हैं। और अगर हम लोग यूनिवर्सल गेट की बात करें तो 2 गेट नैंड एंड नॉर।
और अगर हम लोग स्पेशल गेट की बात करते हैं तो मेरा इग्जॉर, मेरा दो गेट इग्जॉर और एक्सनॉर, एक्सनॉर और एक्सनॉर। अब क्या बताना है, अब क्या बताना है, सारा तो बता दिए। पूछा फॉलोइंग इज यूनिवर्सल गेट, आंसर तक हम नहीं जाएंगे। एंड गेट क्या है जी, बेसिक, यूनिवर्सल नहीं होगा। और गेट क्या है जी, बेसिक, यूनिवर्सल नहीं होगा। एक्सनॉर गेट क्या है जी, स्पेशल, स्पेशल, यूनिवर्सल नहीं होगा। कौन बच गया दोस्त, नॉर, बता दो नैंड और नॉर यूनिवर्सल होगा कि नहीं होगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन यूनिवर्सल लॉजिक, कौन होगा, नॉर। हमारे पास दो रास्ते हैं दोस्त, चाहे तो हम गलत को हटा दें तब सही मिलेगा, नहीं तो सही को हटा ले तब गलत खुद छट जाएगा। इसलिए आप कोशिश करो, कमांड रखो दोनों पे, फोकस करो दोनों पे कि हम किसी एक को रिमूव कर दें। और अगर गलत को रिमूव करते हो तो आपके पास नॉलेज पूरा जबरदस्त होगा, क्योंकि आप गलत को रिमूव करने के लिए आपके पास मेंटलिटी जो सेट नॉलेजेस हैं उसको एग्जीक्यूट करवाना होता है। पर अगर सही को सिर्फ क्लिक करना आप जानते हो, इसका मतलब आप रट रहे हो, आप सीखने से ज्यादा रटने की कोशिश और उसको भांपने की कोशिश कम कर रहे हो, क्योंकि निगेटिव चीजें आपके दिमाग पे प्रेशर जल्दी से कर जाती है और पॉजिटिव चीजों को पकड़ना मुश्किल होता है। और जब आप उस निगेटिव चीज को रिमूव करने की कोशिश करोगे, मतलब पॉजिटिव चीज आपके दिमाग पे इफेक्ट करेगा। उसी तरह अगर यहां से जो चीजें हैं जो इस क्वेश्चन के लिए निगेटिव है, अगर हम उसको हटाना शुरू कर दें तो बताओ क्या हमारा रियल आंसर आएगा कि नहीं आएगा। उसी तरह से जिस तरह से निगेटिव चीजें हटाना मुश्किल जरूर है, क्योंकि अगर आपके पास ये कोई कंटेनर है, इसमें ढेर सारा ग्रेन्स है, किसका, राइस का, और इसमें स्टोन है मात्र 5, बहुत छोटा स्टोन है, मिला हुआ है ग्रेन्स ढेर सारा। अब उसमें से बोलेगा कि निगेटिव चीज को हटाओ, कम जरूर है पर इफेक्ट कितना देगा वो आपको पता है। जब वो आपके दांतों तक पड़ेगा तो उसको डैमेज कर सकता है। इसलिए आप इसमें से चाहे तो सही को हटाओ, तो सही को हटाने में बहुत टाइम लगेगा। क्यों, क्योंकि उस ग्रेन्स को हटाने के लिए हमको एक एक चीज पे सेट करना होगा माइंड को, और नहीं तो हम कंकड़ को हटाएंगे। और दोनों में से जिस दिन आप किसी एक चीज को हटा देते हो तब वो डैमेज करने वाला जो दांत है, दांत को डैमेज करने वाला जो इसमें स्टोन है वो खत्म हो जाएगा। उसी तरह से इस क्वेश्चन में जब आप इन तीनों चीज को हटा दोगे तो आपका सही आंसर मिल जाएगा और आप इजीली हैंडल कर सकते हो, आपका दांत बच सकता है और उसी तरह से आपका यह क्वेश्चन सही हो सकता है। तो इस तरह के चीजों को समझना जरूरी है, इस तरह के चीजों को समझना जरूरी है। और इस तरह के लाइव सेशन में आप इस तरह के चीजों को इजीली सीख सकते हो और क्वेश्चन को डील कर सकते हो। तो आप बताओ कि क्या इस तरह के लाइव सेशन होने चाहिए और आपको ये लाइव सेशन कैसा लग रहा है। आप लाइव चैट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि ये लाइव सेशन आपको कैसा लग रहा है, क्या आपको मजा आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो और इसमें क्या इंप्रूवमेंट करना चाहिए वो आप लोग जरूर बताएं। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्योंकि मैं बार बार जब भी लाइव आया हूं तब हमने बोला है आप मेरे फैमिली हो, ये मेरा पूरा परिवार है और परिवार के हर एक मेंबर का बात सुनना जरूरी होता है और वो हमें सलाह भी दे सकते हैं, सजेस्ट भी कर सकते हैं और पूरा का पूरा जो हमारा फैमिली है उसको एक सही डायरेक्शन दे सकते हैं। तो आप हमें कमेंट करके बताएं कि इस तरह के लाइव सेशन में और भी क्या करने चाहिए जिससे आपको फायदा हो। चलिए, बहुत जोरदार क्वेश्चन, यूनिट नंबर 7 से सवाल है। ये बहुत जोरदार और यूनिट नंबर 7 से सवाल ये आपसे पूछा गया है और पूछा 8 नंबर क्वेश्चन। या आप लोग जब सेमेस्टर 5 में होंगे तो मेजरमेंट में पढ़े होंगे सीआरओ, उसी से सवाल है। बता दो इज द हार्ट ऑफ सीआरओ, सीआरओ का हार्ट क्या होता है, हार्ट ऑफ सीआरओ बताओ क्या होता है सीआरओ का हार्ट। तो यहां पे दिया हुआ है एलईडी, बी सीसीडी, सी सीआरटी और डी नॉन ऑफ दीज। हटा दो गलत चीज को, हटाओ गलत चीज को और सही चीज बताओ। लाइव चैट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट करके आप बताओ इसका आंसर क्या होगा। मेजरमेंट 5th सेमेस्टर में आप बहुत जोरदार तरीके से इस चीज को पढ़े होंगे और
लिखा हुआ है खाली जगह, फिल इन द ब्लैंक्स इज द हार्ट ऑफ सीआरओ। चलते हैं ऑप्शन पे, एलईडी। ये लाइट इमिटिंग डायोड है। आपको मैं पढ़ाया हूं ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर मैं बात किया हूं एलईडी एलसीडी पे। ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर मैं बताया हूं यूनिट 7 जब शुरू किया था तो इसके अंदर एलईडी एलसीडी ये सारा चीज पढ़ाया हूं। तो ये तो सीआरओ के अंदर में नहीं है एलईडी, ये लाइट इमिटिंग डायोड है। दूसरा अगर हम सीसीडी की बात करें, चार्ज कपल डिवाइस। और मैं आपको बताते चलूं कि सीसीडी स्टैंड फॉर, अभी तक के 3 बार का सवाल है, प्रीवियस ईयर के 3 बार सेमेस्टर में पूछा गया सवाल है। सीसीडी स्टैंड फॉर चार्ज कपल डिवाइस, चार्ज कपल डिवाइस याद कर लीजिए। और सीआरटी कैथोड रे ट्यूब, इसी को हम लोग सीआरओ का दिल बोलते हैं। तो सीआरटी इज द हार्ट ऑफ सीआरओ। यहां क्या हो जाएगा सीआरटी, सीआरओ का हार्ट कौन होता है सीआरटी। और आपको सीआरटी टर्मिनल भी पढ़ने हैं तो इसका राइट आंसर सी होगा। सीआरटी इज द हार्ट ऑफ सीआरओ, सीआरटी इज द हार्ट ऑफ सीआरओ, इसका ऑप्शन सी होगा। 8 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी। आगे हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे और वो 9th नंबर क्वेश्चन होगा। और इस 2 क्वेश्चन के बाद चूंकि हमने आपसे वादा किया है 10 क्वेश्चन का एक सेशन हम लोग बनाएंगे और उस 10 सेशन में आपको कैसा लग रहा है, कैसा फील हो रहा है वो जरूर हमारे साथ शेयर करें। क्योंकि आपका किया गया शेयर आप जो हमें बताएंगे उस पर जरूर फोकस किया जाएगा कि इसमें क्या इंप्रूवमेंट किया जाना चाहिए या ये सेशन काफी अच्छा लग रहा है। ये सारे लोग कमेंट करके बताएं जिससे हमारे अंदर में एनर्जी और भी आए। और जब एनर्जी आएगा तो हम आपको और बेहतरीन ढंग से डील करेंगे। और चूंकि बताते चले कि हम भूखे भी रहेंगे, नहीं कुछ खाएंगे तब तो नहीं बोलेंगे। मतलब एनर्जी बूस्टअप सिर्फ आप लाइव आते हैं, आप जब यहां पे कनेक्ट होते हैं तो हमारे अंदर एनर्जी होता है। तो आप शेयर करके और भी एनर्जी को बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह के लाइव सेशन को आप ज्वाइन करते रहे और इस तरह के लाइव सेशन आपको हमेशा मिलते रहेंगे। सर सारे सब्जेक्ट का लाइव सेशन इस तरह का होगा, आप लोग मांग कर सकते हैं। आप लोग लाइव चैट बॉक्स में कमेंट करें, हमारी टेक्निकल टीम, हमारे डायरेक्टर सर खुद देखते रहते हैं। आप लैपटॉप पे बैठ के कि क्या कमेंट आ रहे हैं, सारे कमेंट का रिप्लाई और उन सब पे नोटिस किया जाता है कि लड़के लोग चाहते क्या हैं, क्या चाहते हैं हमारे स्टूडेंट, उसके अकॉर्डिंग हमारा प्रोस्पेक्टस तैयार किया जाता है। तो आप लोग कमेंट कर दो कि हर एक सब्जेक्ट का ऐसा सेशन चाहिए तो जरूर मिलेगा, बातचीत किया जाएगा। आप लोग कमेंट तो करो। 9th नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और 9th नंबर क्वेश्चन बहुत जोरदार यूनिट नंबर 5 से सवाल पूछा और यूनिट नंबर 5 एडीडीए कन्वर्टर से सवाल पूछा। बहुत जोरदार सवाल है। पूछा द क्वांटाइजेशन एरर अकर्स इन ये क्वेश्चन बहुत जोरदार है। इसका ऑप्शन की तरफ हम चलते हैं तो एडी कन्वर्टर, बी में चले तो डीए कन्वर्टर, सी की तरफ चले तो बोथ ए एंड बी, और डी की तरफ चले तो नन ऑफ द एबव। ये 4 हमारे पास ऑप्शन और ये जोरदार सवाल यूनिट नंबर 5 से। क्वांटाइजेशन एरर अकर्स इन, किसमें क्वांटाइजेशन एरर होता है दोस्त? एसबीटी में आप लोग सोचते हैं एक चीज कि वहां पे ऑल ऑफ द एबव या बोथ, तो वही आंसर हो जाता है। यह आपका गलत फहमी है। एक कमेंट करके बोल रहे हैं कि सर इसका ऑप्शन बोथ हो जाएगा, एसबीटी है। ऐसा कुछ नहीं है दोस्त, एसबीटी है इसका मतलब बोथ ऑल ऑफ द अबव नहीं होगा। मैं आपको बताते चलूं, आपका कॉन्सेप्ट हर एक क्वेश्चन के लिए बहुत जोरदार मायने रखता है। तो इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आपको बताते चले इस 5 यूनिट का सबसे पहला टॉपिक है वो है सैंपलिंग थ्योरम। इसका सबसे पहला टॉपिक है सैंपलिंग थ्योरम। और सैंपलिंग ही आया तो हम एनालॉग सिग्नल को डिस्क्रीट में चेंज करने लगे और चेंजिंग के दौरान जो क्वांटाइजेशन एरर आने लगे तो वो
किसमें आते थे? तो चूंकि हम सैंपलिंग कर रहे थे एनालॉग को किसमें बदलने के लिए? डिजिटल डिस्क्रीट में बदलने के लिए। और डिस्क्रीट के लिए हम सैंपलिंग करते थे, उसमें ढेर सारा चीज पढ़े होंगे, नाइक्विस्ट रेट हम बताए हैं, सैंपलिंग थ्योरम के अंदर में पढ़े हैं, नाइक्विस्ट रेट, ये सारा चीज हम लोग पढ़े हैं। तो क्वांटाइजेशंस भी हम लोग पढ़े। और क्वांटाइजेशंस एरर होता है किस दौरान? जब हम एनालॉग सिग्नल को चेंज करते हैं डिजिटल में, तब हमारा क्या होता है? क्वांटाइजेशंस एरर अकर्स होते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वांटाइजेशंस एरर एनालॉग को डिस्क्रीट में चेंज करते टाइम अकर्स होता है। तो एडी कन्वर्टर, एडी कन्वर्टर जो कि हमने बात किया है वीडियो नंबर लगभग 18-19 में, सैंपलिंग थ्योरम पढ़ाते टाइम इसको बताया है क्वांटाइजेशंस एरर को एडी कन्वर्टर में एनालॉग से डिजिटल टाइम बदलते हुए। तो यूनिट नंबर 5 से भी अभी तक का 2 सवाल, 10 क्वेश्चन में 2 सवाल। और यूनिट नंबर 1 से आपको बता दूं 1 2 3 4 क्वेश्चन आपको पूछ दिया। सोचिए, ये काफी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट है दोस्त, इसको समझना जरूरी है, इस तरह के क्वेश्चन को बनाना जरूरी है, कैसे हम इसको डील कर पाए ये जरूरी है। तो ये सैंपलिंग थ्योरम के अंदर हम बताए थे क्वांटाइजेशंस एरर एडी कन्वर्टर के अंदर वो अकर होते हैं। और हम लोग अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो आप लोग एक बार और एनर्जी दिखाते हुए इस लाइव सेशन को जोरदार तरीके से शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, जिससे कि वो भी काफी मजे के साथ अपना सेमेस्टर में अच्छा नंबर ला सके और इस तरह के लाइव सेशन को मिस ना करे। क्योंकि हमको पता है अगर ये लाइव सेशन में आप जुड़े हुए हैं तब तो आप पढ़ लीजिएगा, अदरवाइज ये अगर रिकॉर्डेड हो जाएगा तो आपको देखने का मन नहीं करता है। इसलिए आप लाइव सेशन को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें, जो भी सब्जेक्ट का हो, चाहे वो डिजिटल का हो रहा हो, मैनेजमेंट का हो रहा है, पूरा का पूरा एडवांस का हो रहा हो, सिग्नल का हो रहा हो, जिस भी, या माइक्रोवेव का हो रहा हो, जिस भी सब्जेक्ट का लाइव सेशन चलता है दोस्त, एकदम सारा कुछ बंद कर दो और जुड़ जाओ। किसके साथ जुड़ जाओ? लाइव सेशन के साथ। लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और 10 नंबर क्वेश्चन ये रहा अब आपके सामने, और ये इस लाइव सेशन का सबसे लास्ट सवाल होगा। तो अब इस क्वेश्चन के साथ हम लोग एक दूसरे से जुदा हो जाएंगे नहीं, तो जुदा तो जरूर हो जाएंगे, फिर मिलेंगे नहीं तो अलग अंदाज में मिलेंगे, नए अंदाज में मिलेंगे, लेकिन हम नहीं बदलेंगे, ना आप ना बदलिएगा, बदलेगा सिर्फ पढ़ने का अंदाज और क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन, इफ बोला 10 नंबर क्वेश्चन, ये बोला सॉरी इफ भी लिख सकते हैं, द वैल्यू ऑफ आर। जबरदस्त क्वेश्चन, डिजिटल 1 का क्वेश्चन है ये। द वैल्यू ऑफ आर इफ 121 आर इक्वल टू 144.8 इच। ये क्वेश्चन बहुत जोरदार क्वेश्चन है, ये बहुत जोरदार क्वेश्चन। अगर हम ऑप्शन की तरफ चलें तो ये ऑप्शन नंबर ये 9, B7, C6, D10 बोल रहा है कि R का वैल्यू क्या होगा, इसका बेस क्या होगा, बताना है आपको। जब ये बराबर है 144.8 के, क्या होगा इसका R का वैल्यू। ये बहुत जोरदार सवाल है, डिजिटल 1 से सवाल है, बहुत जोरदार। इसको हम लोग समझेंगे कैसे बनाएंगे, तो आपके दिमाग में बहुत सारा चीज चलने लगा होगा। क्लिक कर सकते हो आप ऑप्शन से इसको क्लिक कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको एक चीज बताते चलें कि दोस्त, हम बार बार बोलते थे, या डिजिटल 1 का क्लास में भी बोले हैं कि कोई भी नंबर सिस्टम में रहे, चाहे ऑक्टल में रहे, चाहे बाइनरी में रहे, हेक्साडेसिमल में रहे, अदर नंबर सिस्टम में रहे, उसको डेसिमल में लेके आ जाओ ना। और जब डेसिमल में आ जाओगे तो इसको इजीली हम लोग टेकल कर सकते हैं और इजीली हम इस चीज को हैंडल कर सकते हैं। आइए, 144 मेरा 8 में है, हम इसको डेसिमल में अगर चेंज करना चाहें, कितना डेसिमल में होगा, और जब ये डेसिमल में होगा तब भी तो इसके बराबर होगा ही, और जब इसके बराबर हो जाएगा तब मेरा R का वैल्यू आ जाएगा। ऑप्शन से भी या R का हम निकाल सकते हैं, हम क्या करके, फैक्टर लगा के। पर ऑप्शन मेरे पास है, क्यों टाइम दे, ऑप्शन से भी चलेंगे, पर इसको चेंज करो डेसिमल में तो ये 0 1 2। इसका मतलब क्या हुआ, 1 into 8 का पावर 2 प्लस 4 into 8 का पावर 1 प्लस 4 into 8 का पावर 0। बहुत जोरदार तरीके से 8 जा 64 प्लस 8 4 जा 32, 8 का पावर 0, किसी का पावर 0 होगा उसका वैल्यू 1 होगा, किसी का पावर 0 होगा 1, तो 4 into 1 4,
4 इंटू 1 4 होगा, इसको ऐड कर दो कितना होगा 4 6 4 2 6 6 4 10 1 बचा 4 और 1 10। ये 100 बेस 10 आया, 100 बेस कितना आया 10 आ गया। अब बताओ ये जब डेसिमल में आ गया तो किसी में जा सकते हैं, दुनिया का कोई ताकत हमको कोई नंबर सिस्टम में जाने से नहीं रोक सकता है। तो मेरे पास 122r इक्वल टू 110 आ गया। दो तरह से क्लिक कर दो तरह से बनाएंगे, चाहे तो फैक्टर लगा देंगे या ऑप्शन क्लिक करवा देंगे। चलो फैक्टर से बात अगर हम लोग करना चाहेंगे तो आपको फैक्टराइजेशन करना होगा, जिस तरह से ऐसे 0 इसको भी डेसिमल में तो चेंज करना ही होगा। जब आप इसको डेसिमल में चेंज करोगे तो एक फैक्टर आएगा, उससे हम इसको सोल्व कर सकते हैं। अब ये अगर हम माने कि यहां पे r का वैल्यू निकालना है, इधर डेसिमल है तो 0 1 2 आएगा, 0 1 2 आएगा कि नहीं आएगा। और इसके साथ इसको कंपैरिजन करके सोल्व कर सकते हैं या इसको ऑप्शन से क्लिक कर सकते हैं। अगर हम लोग ऑप्शन ए से चलें और माने लेट करें कि r का वैल्यू 9 हुआ होगा। अब r का वैल्यू जब 9 हुआ होगा तो बताओ डेसिमल में 10 100 आना चाहिए। तो हम यहां पे रख दें कि 121 9 है, तो इसको डेसिमल में चेंज करने के लिए क्या करोगे तुम? करोगे क्या 0 1 2 रखोगे, मतलब कि 1 इंटू 9 का पावर 2 प्लस 2 इंटू 9 का पावर 1 प्लस 1 इंटू 9 का पावर 0, यही तो करोगे। और अगर ये 100 के बराबर आ जाता है तब मेरा आंसर क्या हो जाएगा, सही होगा। तो 9 9 जा 81 प्लस 18 प्लस 9 का पावर 0 1 और 1 इंटू 1 1 होगा। तो यहां से अगर हम इसको ऐड करें तो 8 9 1 और 9 और 1 10 और यहां से 100। ये देखिए 100 10 ये बराबर आया कि नहीं आया। अगर हम यहां पे 9 रख दिए तो ये किसके बराबर आ गया, 100 के बराबर आ गया। इसलिए मेरा आंसर कौन सही होगा, मेरा आंसर 9 सही होगा। हम ऑप्शन से भी चल सकते हैं। अब कोई सोच रहा होगा कि ये तो पहला आंसर आ गया तो सही हो गया, से हम नहीं सीखेंगे। तो हम बोले कसम खाए हैं हम आपको सिखा के जाएंगे। तो सिखा के जाएंगे कैसे, तो इस फैक्टर को जो नहीं अपनाना चाहते हैं वो आइए दूसरे तरह से फैक्टराइजेशन से सीखें। तो आइए ना फिर से हम आपको सिखाते हैं। अगर जो नहीं सीखना चाहते हैं इसको, जो बोल रहे हैं कि अगर 9 यहां रहता तो मेरा टाइम चल जाता, उसको हम सिखाते हैं फैक्टराइजेशन से। इसको हम सिखाते हैं फैक्टराइजेशन से। तो देखिए क्या करेंगे, हमारा 10 है, इसको 10 में लाना है तो क्या करेंगे, ये मेरा 0 है, ये मेरा 1 है, ये मेरा 2 है। कर दो यहां से 1 इंटू आर का पावर 2 होगा कि नहीं होगा, प्लस 2 इंटू आर का पावर 1 होगा कि नहीं होगा, प्लस 1 इंटू आर का पावर 0 इक्वल टू 100। यही होगा। चूंकि हम मान लें कि ये डेसिमल है, चेंज कर रहे हैं, ये डेसिमल में है तो बराबर हो जाएगा। अब यहां से करें तो आर स्क्वायर प्लस 2r प्लस 1 होगा कि नहीं होगा, बताओ होगा कि नहीं होगा। यहां से r का पावर 0 तो 1 इंटू 1 1, यहां से इक्वल टू 100, यहां से इक्वल टू क्या होगा 100 होगा। कुछ नहीं करना है, आर स्क्वायर प्लस 2r और इक्वल टू के उस साइड भेज दो 1, तो यहां से आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस 2r इक्वल टू 99। जगह खत्म हो गया। इधर मिटाते हैं, इधर मिटा रहे हैं। तो मेरे पास जो फैक्टर आया है, हम 8 क्लास में सबको ले चलेंगे, 8 क्लास की तरफ लेके आपको चलेंगे। आर स्क्वायर प्लस 2r इक्वल टू 99 है। 8 क्लास याद आ गया होगा, फैक्टराइजेशन टीचर पढ़ाता था। बोलो एक तरफ लेके आओ, आर स्क्वायर प्लस 2r माइनस 99 इक्वल टू 0। कहता था यार के जगह x है, याद करो, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 99 इक्वल टू 0 है। x का वैल्यू निकालना है। हम लोग अगर 10th की बात करें तो d लगाएंगे, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, कब, जब नहीं टूटेगा। लेकिन 8 क्लास याद करो, कहता था फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करो, कर दिए। कहता था आर स्क्वायर छोड़ दो, 99 को ऐसा तोड़ो कि माइनस करने के बाद 2 आना चाहिए। और आर तो मेरा 2 को लिखेंगे तो गुना वही हो जाएगा जी। तो 99 को तोड़ो, 9 से लगाओ, 11 9 99, 11 में से 9 घटाएगा तो कितना आएगा 2, तो प्लस 11r माइनस 9r, बताओ 11 9 99 आर स्क्वायर आया कि नहीं, और माइनस 99 इक्वल टू 0।
अब जब ये आपके पास आ गया, ये सही है तो कॉमन करो, r प्लस 11 माइनस 9 कॉमन करोगे तो r प्लस 11। और बार बार चिल्लाता था टीचर, अरे गधा बनाओ, जब ये दोनों कॉमन है तो क्या करेगा, ये को निकालो। अब r माइनस 9 इक्वल टू 0। बताओ बेस माइनस में होता है क्या, नहीं, काट देंगे, नहीं लिखेंगे। कितना होगा, r माइनस 9 इक्वल टू 0। तो इधर ले जाओ 9 को, r का वैल्यू कितना आएगा जी, 9। जो लोग लाइव चैट बॉक्स में गरज रहे हैं वो देखिए, r का वैल्यू 9 कहीं रहे, 9 नहीं रहेगा, नन ऑफ दीज, ये सही होगा। r यहां पे 9 होगा, कहीं भी रहेगा तो 9 आंसर सही होगा। इस तरह के क्वेश्चन को हम इस तरह से डील करेंगे। तो दिखा दो जाके सेमेस्टर में, दिखा दो जाके कि द पॉलिटेक्निक क्लासेस बताया है, दो तरह से कैसे हूं बनाएंगे, आंसर सेम आएगा। तो आपको ये सेशन कैसा लग रहा है आप बताइए लाइव चैट बॉक्स में कमेंट करके। नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और 11th नंबर क्वेश्चन आपके पास रहा ये, 11th नंबर क्वेश्चन आपके पास रहा ये। और 11th नंबर क्वेश्चन में कहता क्या है 11th नंबर में कि विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स, इनमें से कौन सा यूनिट्स है जो रिप्रेजेंट करता है लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ मेमोरी को। मतलब कौन सा यूनिट है जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसमें लार्ज डेटा स्टोर हो सकता है, लार्जेस्ट अमाउंट का डेटा स्टोर हो सकता है इस मेमोरी के अंदर। और आपके पास है ये बाइट, आपके पास दूसरा है किलोबाइट, आपके पास तीसरा है गीगाबाइट और चौथा है मेगाबाइट, एमबी। ये चारों में से बताना है। तो फटाफट लाइव चैट बॉक्स उठाओ, कमेंट करो कौन सा आंसर सही होगा, कौन सा यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ मेमोरी को, कौन सा यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ मेमोरी को। तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट से, बाइट और बीट का कॉन्सेप्ट आप सुने होंगे। अगर हम इसको देखें तो ये तो स्मॉलेस्ट पार्ट है मेमोरी का, इसके बाद किलोबाइट इससे जरूर जाता है क्योंकि किलोबाइट है। अगर हम इस जीबी की बात करें तो गीगाबाइट, आप लोग देखे होंगे फोन में कि 2 जीबी पर डे दे रहा है, 2 जीबी पर डे, आप ऐसे रिचार्ज करते होंगे तो देखते होंगे, तो 2 जीबी पर डे है। और ये एमबी है, एमबी का कॉन्सेप्ट देखे होंगे कि 1 जीबी इक्वल टू कितना होता है 1024 एमबी, ठीक है। मतलब ये जीबी भी किससे बड़ा है, एमबी से, बाइट से तो बड़ा ही है, किलोबाइट से भी बड़ा है। लेकिन अगर हम एमबी की बात कर रहे हैं तो इस एमबी से भी बड़ा है क्योंकि 1024 एमबी का 1 जीबी होता है। अगर हम 2 जीबी की बात करें तो 2048 एमबी हो जाएगा। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, तो जीबी। इसका सही आंसर कौन सा होगा, जीबी। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर नंबर सी सही होगा, यूनिट रिप्रेजेंट लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ मेमोरी, तो जीबी इसका सही आंसर होगा, सी। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछा है, क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछा है कि सीसीडी स्टैंड्स फॉर, मैं पीछे के जो पार्ट 1 है उसमें भी मैं इस पे बात किया था कि ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सीसीडी स्टैंड्स फॉर, और आपके सामने ऑप्शन रखा है कि चार्ज कपल्ड डिवाइसेस, दूसरा आपके पास ऑप्शन है कॉम्प्लीमेंट्री कोडेड डिजिट, और तीसरा आपके पास ऑप्शन है सी कॉम्प्लीमेंट्री। तो ठीक है, कोडेड भी ठीक है, यहां लिखा हुआ है डेसिमल। और ऑप्शन नंबर डी है नॉट, नन ऑफ दिस। हम आपको बताए थे, पहले भी बताया था मैंने पार्ट 1 में भी कि सीसीडी का फुल फॉर्म बहुत बार पूछा है। और याद करिएगा, सी फॉर चार्ज, सी फॉर कपल्ड और डी फॉर डिवाइसेस। तो ऑप्शन नंबर ए डायरेक्ट इसका आंसर है, इसमें बताना कुछ नहीं है। सीसीडी स्टैंड्स फॉर चार्ज कपल्ड डिवाइसेस।
चार्ज कपल डिवाइसेस। और इसको शॉर्ट नोट्स में भी कभी कभी आता है और 4 मार्क्स में भी कभी कभी पूछने के देता है, वो आपको देखने के लिए मिल जाता है। लेकिन ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट CCD स्टैंड फॉर चार्ज कपल डिवाइसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। आप लोग को ये सेशन कैसा लग रहा है आप लोग जरूर बताइए हमें। तो क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ हम लोग मूव करना चाहेंगे और 13 नंबर क्वेश्चन बड़ा जोरदार लाजवाब तरह से ये क्वेश्चन पूछा गया है और आपको बताते चले कि ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और जिस क्वेश्चन से कहां सवाल और पूछता है मैं इस पे भी बात कर लूंगा। क्वेश्चन नंबर 13 बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड, कौन सा नीचे दिए गए लिक्विड क्रिस्टल यूज्ड फॉर LCD डिस्प्ले। तो बड़ा जोरदार क्वेश्चन है ये। बोला LCD डिस्प्ले जो है, LCD जो डिस्प्ले है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, LCD का फुल फॉर्म है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा। LCD स्टैंड फॉर LED लाइट इमिटिंग डायोड, इन दोनों में अंतर पूछा। आपको हम बताते चले 2018 का ही सवाल है, इवन का है कि LED एंड LCD दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस दोनों में बताना है। क्या बताना है? डिफरेंस। ये 4 मार्क का सवाल है दोस्त और मैंने करवाया जो एग्जाम स्पेशल बैच ज्वाइन किए हुए लोग हैं, द पॉलिटेक्निक्स एप्स पे जो जुड़े हुए लोग हैं, उनमें आपको मिलेगा LED LCD में डिफरेंस। खैर यहाँ जो क्वेश्चन है कि लिक्विड क्रिस्टल यूज्ड फॉर LCD डिस्प्ले, कौन सा लिक्विड का यूज किया जाता है LCD डिस्प्ले में जिसको हम लोग लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले के नाम से जान रहे हैं। ऑप्शन आपके पास है एक्वा रिजिया, ये दूसरा ऑप्शन है लिक्विड बोरॉन, तीसरा आपके पास C ऑप्शन है न्यूमैटिक फ्लूइड। देखिए न्यूमैटिक फ्लूइड ये होता है न्यूमैटिक फ्लूइड। और फोर्थ आपके पास D ऑप्शन है मरकरी। याद कर लीजिएगा दोस्त कि न्यूमैटिक फ्लूइड का यूज, न्यूमैटिक फ्लूइड जो लिक्विड है इसका C ऑप्शन नंबर C का यूज LCD डिस्प्ले में होता है। LCD डिस्प्ले में न्यूमैटिक फ्लूइड का यूज किया जाता है, न्यूमैटिक फ्लूइड लिक्विड का यूज किया जाता है, इसमें बताने की कोई बात नहीं। और LCD में जो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले है इसमें न्यूमैटिक फ्लूइड का यूज किया जाता है। तो 13 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर C राइट आंसर होगा। ठीक है, तो आप इसको ध्यान में रखें, इससे क्वेश्चन पूछता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और 4 मार्क्स में चूंकि LED LCD ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स का चीज है, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स में मैंने इसको पढ़ाया है LED और LCD को। तो ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जो LCD और LED के दोनों के बीच का डिफरेंस बहुत बार पूछा है। शॉर्ट नोट्स भी कभी कभी आते हैं कि शॉर्ट नोट्स, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन LED LCD, तो उसमें इस चीज को मेंशन करना जरूरी है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बड़ा शानदार है, न्यूमैटिक फ्लूइड का यूज लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले में होता है, LCD में होता है। क्वेश्चन नंबर 14 बड़ा जोरदार तरीके से क्वेश्चन नंबर 14 को पूछा है और इस तरह के क्वेश्चन मल्टी वाइब्रेटर से, क्योंकि मैं एक बात बताते चलूं शुरुआती के ही क्वेश्चंस में मल्टी वाइब्रेटर का कॉन्सेप्ट बहुत बार पूछता है, पर ये क्वेश्चन बड़ा लाजवाब है और इस तरह के क्वेश्चंस को बनाने में आपको सेकंड ही टाइम लगता है, बहुत कम टाइम। आप क्वेश्चन को देखो और क्लिक कर दोगे ऑप्शन। मैं इस तरह के क्वेश्चन को डील किया हूं और आपको बताते चले कि इस 2018 इवेंट पार्ट 2 के बाद एक वीडियो, एक लाइव सेशन मैं आपके लिए लेके आऊंगा जिसमें मल्टी वाइब्रेटर जो कि 4 सेमेस्टर और 6 सेमेस्टर दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, उसमें मैं मल्टी वाइब्रेटर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेके आऊंगा और उसका भी PDF आपको ऐप पे मिलेगा। आप वहां से जाके उसको फॉलो अप कर सकते हो, वहां से जाके फॉलो करके उसको बना सकते हो। क्वेश्चन नंबर 14 बड़ा ही शानदार है कि वन शॉट मल्टी वाइब्रेटर के नाम से किसे जाना जाता है? वन शॉट मल्टी वाइब्रेटर इज आल्सो कॉल्ड मल्टी वाइब्रेटर। आपके पास ऑप्शन है ए, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा, मैं बोल दिया कि वन शॉट मल्टी वाइब्रेटर इज आल्सो नोन एज आल्सो कॉल्ड। आपके पास ऑप्शन है, पहला ही ऑप्शन है मोनो स्टेबल, दूसरा ऑप्शन आपके पास है वो है ए स्टेबल, तीसरा ऑप्शन आपके पास है बाई स्टेबल,
बाई स्टेबल, और डी आपके पास ऑप्शन है वह है नन ऑफ दीज। बड़ा ही जोरदार तरीके से वन शॉट मल्टीवाइब्रेटर के नाम से किसे जाना जाता है, तो मैं आपको बताते चलूं इस क्वेश्चन से हमेशा 3-4 क्वेश्चंस पूछता है। बाई स्टेबल पूछेगा तो बाई स्टेबल को हम लोग फ्लिप फ्लॉप सर्किट के नाम से जानते हैं, फ्लिप फ्लॉप सर्किट के नाम से जानते हैं, और इसमें स्टोर करने की कैपेसिटी होती है, तो इसको हम लोग मेमोरी के बेसिस पे भी यूज करते हैं बाई स्टेबल को। ए स्टेबल की बात करें तो इसे हम लोग फ्री रनिंग मल्टीवाइब्रेटर के नाम से जानते हैं, फ्री रनिंग मल्टीवाइब्रेटर के नाम से। और अगर हम लोग मोनो स्टेबल की बात करें तो इसे हम लोग वन शॉट के नाम से जानते हैं, वन शॉट मल्टीवाइब्रेटर। तो पूछ रहा है वन शॉट मल्टीवाइब्रेटर इज आल्सो कॉल्ड, अब नहीं बताओगे क्या, मोनो स्टेबल। मोनो स्टेबल इज आल्सो कॉल्ड वन शॉट मल्टीवाइब्रेटर, या वन शॉट मल्टीवाइब्रेटर इज आल्सो कॉल्ड खाली जगह, तो इसका भी आंसर होगा मोनो स्टेबल। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, मोनो स्टेबल। बड़ा ही शानदार जोरदार तरीके से इस तरह के क्वेश्चन को बनाया जाता है, और जिसमें बताइए कितना टाइम लगेगा। वन शॉट मोनो स्टेबल, फ्री रनिंग ए स्टेबल, फ्लिप फ्लॉप सर्किट या मेमोरी तो बाई स्टेबल, फ्लिप फ्लॉप सर्किट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 15, ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लॉजिकल क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, और कुछ क्वेश्चंस वैसे होते हैं जो बहुत कम ही स्टूडेंट बना सकते हैं, और उसी पे मार्क्स डिपेंड करता है। 20 मार्क्स में आप 20 आउट ऑफ 20 लेके आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह के सेशन को आप सिर्फ जोरदार तरीके से अटेंड तो करो, आपको नंबर्स आएंगे, वहां क्वेश्चन दिखेंगे, वैसे ही आप आंसर क्लिक कर पाओगे। तो इस तरह के सेशन को आप अटेंड करते रहो और शेयर करते भी रहो। तो रोम इज नोन एज, पूछा रोम इज नोन एज, 3-4 यूनिट से सवाल काफी पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव में भी, तो उस तरह के जो यूनिट्स हैं उसको बड़े ही शानदार तरीके से आप पढ़ें। इसका ऑप्शन है फिक्स्ड स्टोर्स, दूसरा ऑप्शन आपके पास है डेड स्टोर्स, तीसरा ऑप्शन आपके पास है बोथ ए एंड बी, और फोर्थ आपके पास ऑप्शन है नॉट, नन ऑफ दिस। ये नन ऑफ दीज बड़ा ही जोरदार तरीके से किसी भी क्वेश्चन में ट्विस्ट ला देता है। तो मैं 15 नंबर क्वेश्चन पे बात करूं, रॉम मींस रीड ओनली मेमोरी, और जब रीड ओनली मेमोरी है तो इसे हम लोग परमानेंट मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से, परमानेंट मेमोरी के नाम से। और परमानेंट मेमोरी के नाम से जान रहे हैं, इसका मतलब ये फिक्स्ड स्टोर करेगा। क्या करेगा, फिक्स्ड स्टोर करेगा। तो रॉम को हम परमानेंट के नाम से भी जानते हैं, फिक्स्ड स्टोर के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद इसे रॉम को ही हम लोग डेड स्टोर्स के नाम से भी जानते हैं, डेड स्टोर्स के भी नाम से जानते हैं। कुछ चीजें जो आपको नया लगे उसको नोट डाउन भी कर सकते हो, आप उसको नोट डाउन भी कर सकते हो। तो रॉम चूंकि परमानेंट है, इसे फिक्स्ड स्टोर के नाम से भी जानते हैं, डेड स्टोर के भी नाम से जानते हैं। जब दोनों ऑप्शन है तो ऑप्शन नंबर सी बोथ होगा, नन ऑफ दिस तो होगा नहीं, तो बोथ ए एंड बी। अगर आपसे यही क्वेश्चन रॉम इज नोन एज यहाँ फिक्स्ड के जगह परमानेंट देता तो कोई दिक्कत नहीं है, उसका भी आंसर परमानेंट और डेड स्टोर दोनों हो जाता। ठीक है, तो रॉम जो रीड ओनली मेमोरी है इसको हम लोग फिक्स्ड स्टोर, परमानेंट स्टोर और डेड स्टोर्स के नाम से हम जानते हैं। इसका ऑप्शन बोथ ए एंड बी सही होगा, ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी। दोस्त आपको बताते चले, रॉम का कॉन्सेप्ट बड़ा ही लाजवाब तरीके से आपको क्वेश्चन डिजाइन करता है। आपसे कभी कभी पूछता है कि रोम जो है, रोम्स व्हाट इज रोम, और उसके टाइप्स को एक्सप्लेन करने के लिए देता है। 6 मार्क का सवाल है, 4 मार्क का सवाल है, बड़ा ही शानदार तरीके से आपके सामने वो पेश करने की कोशिश करता है। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट को आप समझे, रोम को हम लोग परमानेंट, फिक्स्ड और डेटा स्टोर के नाम से जानते हैं। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, जरूरी नहीं यही 4 यहां पे रहे, कुछ भी हो सकता है, सिर्फ एक भी ऑप्शन हो सकता है, आप उसको क्लिक कर सकते हो। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ हम लोग मूव करना चाहेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 यहां पे क्या बोलता है कि विच डिवाइस चेंजेस, कौन सा डिवाइस है जो चेंज करता है पैरेलल
पैरेलल डेटा टू सीरियल डेटा। बड़ा ही लाजवाब क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। आपको ये तभी समझ में आएगा जब आप 4 सेमेस्टर को बड़े शानदार तरीके से पढ़े होंगे और 3-4 यूनिट को भी आप लोग बड़े ही लाजवाब तरीके से पढ़े होंगे। ऑप्शन आपके पास है डिकोडर, डिकोडर, ऑप्शन नंबर बी डीमल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, ऑप्शन नंबर सी आपके पास है फ्लिप फ्लॉप, और ऑप्शन नंबर डी आपके पास है मल्टीप्लेक्सर, मल्टीप्लेक्सर। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है आपके पास। ये क्वेश्चंस हम समझ सकते हैं क्वेश्चन को किस तरह से हैंडल करें। अगर बात करें कि क्या कहता है, तो पैरेलल डेटा को सीरियल में चेंज करना है। पैरेलल डाटा को सीरियल चेंज करने का मतलब क्या हुआ, मेरे पास डेटा कुछ ऐसा होगा। चूंकि पैरेलल डेटा ट्रांसमिशन और सीरियल डेटा ट्रांसमिशन आप पढ़े होंगे, तो पैरेलल डेटा ट्रांसमिशन के केस में हर एक का चैनल अलग होता है दोस्त, और ये फास्टेड होता है चूंकि हर एक का चैनल अलग। पर सीरियल डेटा ट्रांसमिशन के केस में मैंने बताया था आपको कि एक ही चैनल होगा और उससे ढेर सारे डेटा ट्रांसमिट करने हैं। तो फर्स्ट ट्रांसमिट होगा जब तक रिसीव नहीं होता, सेकेंड ट्रांसमिट नहीं होता है। ठीक है, तो पैरेलल डेटा का कॉन्सेप्ट देखें, इसका मतलब क्या होगा कि पूरा का पूरा जो इनपुट्स होगा उसका एक ही आउटपुट्स मिल जाए, मतलब सीरियल डेटा में ट्रांसमिशन हो। डिकोडर की बात करें तो ये कोडेड फॉर्म की बात कर रहा है, इनकोडर डिकोडर आप पढ़े होंगे। दूसरा डीमल्टीप्लेक्सर, इस केस में कि हम 1 इनपुट प्रोवाइड करेंगे और मल्टीपल्स डेटा मिलेगा, तब तो ये पैरेलल टू सीरियल हुआ नहीं, क्योंकि हम एक इनपुट दे रहे हैं और ढेर सारा आउटपुट हमको मिल रहा है। ठीक है, फ्लिप फ्लॉप की बात करें तो फ्लिप फ्लॉप सर्किट हमें पता है उसके अंदर लैच है और ये मेमोरी की तरह भी बिहेव कर रहा है, तो ये भी नहीं। तो हम लोग मल्टीप्लेक्सर की अगर बात करें तो ये पैरेलल डेटा टू सीरियल डेटा ट्रांसमिशन डिवाइस होता है, क्योंकि मल्टीप्लेक्सर जब आप देखते होंगे जिसे हम मक्स बोलते हैं, ये मीवेक्स, इसमें क्या होता है कि हम मल्टीपल डेटा इनपुट के रूप में रखते हैं। सिलेक्ट लाइन डिपेंड करता है इनपुट के 2 के पावर n से हम कंपैरिजन करते हैं यहाँ पे, और इसके बाद आउटपुट मेरा 1 मिलता है। मेनी इनपुट्स के केस में आउटपुट मेरा 1 मिलता है। तो पैरेलल डेटा टू सीरियल डेटा मल्टीप्लेक्सर क्या करता है कि विच डिवाइस, कौन सा डिवाइस, तो मल्टीप्लेक्सर, कौन सा, मल्टीप्लेक्सर। तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। इसका ऑप्शन नंबर डी जो पैरेलल डेटा को सीरियल डेटा में क्या करता है, चेंज करता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। ठीक है, तो इसके बाद अगर हम लोग आगे की तरफ बात करें, आगे की तरफ अगर हम लोग बात करना चाहें तो नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। आपको 16 तक का क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि पैरेलल डेटा टू सीरियल डेटा चेंज करने के लिए मल्टीप्लेक्सर का हम लोग यूज करते हैं। अब 17 नंबर क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन 4 सेमेस्टर से पूछा गया आपको कि द नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप, कितना नंबर होगा फ्लिप फ्लॉप का, फ्लिप फ्लॉप का कितना नंबर होगा रिक्वायर्ड डिकेड काउंटर, रिक्वायर्ड फॉर डिकेड काउंटर, फॉर डिकेड काउंटर। आप लोग रजिस्टर और काउंटर पढ़ रहे होंगे, वहां पे बताया गया होगा कि डिकेड काउंटर में नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप कितना होता है, 3, 4, सी में 5 और डी में 10। तो देखिए नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप डिकेड काउंटर में 4 होता है। कितना होता है नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप, आप जाके 4 सेमेस्टर वाला थोड़ा सा नोट्स उठा के देखिएगा तो आपको मिलेगा डिकेड काउंटर के लिए नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप 4 जरूरत होता है। कितना, 4। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 17 का ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे हम लोग 18 की तरफ मूव करते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ अगर हम लोग यहां मूव करते हैं तो 18 नंबर क्वेश्चन कहता क्या है आपको कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी हैज हाईएस्ट स्टोरेज कैपेसिटी। देखिए हाईएस्ट स्टोरेज कैपेसिटी, ये बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। हाईएस्ट स्टोरेज कैपेसिटी की बात कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग, कौन सा, आपके पास ऑप्शन है मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक टेप। दूसरा आपके पास ऑप्शन है सेमीकंडक्टर मेमोरी। तीसरा आपके पास ऑप्शन है मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क।
फोर्थ आपके पास है कोर मेमोरी। कोर मेमोरी, देखिए हम लोग बात करें हाईएस्ट स्टोरेज कैपेसिटी को कि तो ये आपका सेकेंडरी मेमोरी के अंदर होगा। सेकेंडरी मेमोरी, जो हम लोग सेकेंडरी मेमोरी बात किए थे यूनिट 3rd-4 में, तो सेकेंडरी मेमोरी जो स्टोर करता है स्टोरेज कैपेसिटी उसके अंदर होता है सेकेंडरी मेमोरी के अंदर, वो हाईएस्ट होता है। और उसमें भी अगर हम इन सारे ऑप्शंस की बात करें तो मैग्नेटिक डिस्क, आपको जो ऑप्शन नंबर सी नजर आ रहा है मैग्नेटिक डिस्क, तो मैग्नेटिक डिस्क के अंदर हाईएस्ट स्टोरेज कैपेसिटी होता है जो कि सेकेंडरी मेमोरी है। मैग्नेटिक डिस्क, सेकेंडरी मेमोरी, और बोल रहा है सेकेंडरी मेमोरी के अंदर में भी ढेर सारे मेमोरी है जिसमें कुछ लोएस्ट स्टोरेज कैपेसिटी के भी होते हैं, पर हाईएस्ट कैपेसिटी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी के अंदर ही होगा। और उसमें इसके ऑप्शन से मैग्नेटिक डिस्क सही आंसर होगा, जो कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईएस्ट स्टोरेज कैपेसिटी, तो मैग्नेटिक डिस्क का। किसका? मैग्नेटिक डिस्क का। दोस्त कुछ थ्योरी पेपर्स ऐसे भी हैं जिसको आपको याद करना पड़ सकता है, क्योंकि लॉजिकली चीजें जो है मैं उसको समझाने की भरपूर कोशिश करता हूं, ठीक है। तो इन सारे चीजों पे आप लोग ध्यान देते रहिएगा। आगे हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन पे बात करते हैं। आगे हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन पे बात करें तो कहता है ईपीरोम मेमोरी इज, ईपीरोम मेमोरी इज, ये बड़ा ही बढ़िया सा क्वेश्चन है। इसके बाद ऑप्शन आपके पास है मैग्नेटिकली अल्टरेबल, दूसरा आपके पास है इलेक्ट्रिकल अल्टरेबल, तीसरा आपके पास है बोथ ए एंड बी, और आपके पास डी ऑप्शन है नन ऑफ दिस। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन यही बोल रहा है कि ईपीरोम मेमोरी इज मैग्नेटिकली अल्टरेबल, इलेक्ट्रिकली अल्टरेबल, बोथ ए एंड बी और नॉट। देखिए दो रोम जब हम लोग देख रहे हैं, रोम की बात जहां आता है रीड ओनली मेमोरी, तो रोम तो परमानेंट मेमोरी है और डेड स्टोर भी है, फिक्स्ड स्टोर भी, जो कि हम इसके पीछे के कुछ क्वेश्चंस कहां पे था वो देखे थे, इसके पीछे के क्वेश्चंस में, इसी पार्ट में। तो ईपीरोम की जहां तक बात आती है तो इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, अगर ये मेमोरी है, इनमें से कौन मेमोरी है, तो अगर ये रहता लिखा हुआ कि इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी तब तो ठीक था, पर मैग्नेटिकली अल्टरेबल है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैग्नेटिकली या इलेक्ट्रिकली की बात करेगा तो यहां पे अल्टरेबल के लिए एक अलग कॉन्सेप्ट है, ईएरोम, ये रोम अलग का कॉन्सेप्ट है, तो ना तो मैग्नेटिकली अल्टरेबल होगा ना इलेक्ट्रिकली अल्टरेबल होगा। अगर इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी की बात करा तो अल्ट्रावायलेट का कॉन्सेप्ट यहां पे सही हो सकता था, ठीक है। तो इनमें से ए भी नहीं है, बी भी नहीं है, तो बोथ तो होगा नहीं, इसमें से ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ऑप्शन नंबर डी नॉट, नन ऑफ दिस, इसका ऑप्शन नन ऑफ दिस होगा, ईपीरोम मेमोरी इज, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग लास्ट क्वेश्चन यहां पे देख लेते हैं, बड़ा ही शानदार तरीके से यूनिट नंबर 5 से लास्ट क्वेश्चन को डिजाइन किया है, और लास्ट क्वेश्चन 20 नंबर आपके सामने है। बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बाइनरी इनपुट्स, इसमें से किसका बाइनरी इनपुट्स है, मतलब कौन से नीचे दिए गए हैं जिनमें हम बाइनरी इनपुट प्रोवाइड करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है डैक, बी है एडीसी और डीएसी एडीसी, सी है बोथ और डी है नन ऑफ दीज। 10 नंबर क्वेश्चन के बाद बड़ा ही अजीब तरह से क्वेश्चन को डिजाइन किया है, और नोट का कॉन्सेप्ट हर एक क्वेश्चन में लगभग आपको मिला होगा। हम बाइनरी इनपुट की बात कर रहे हैं, किनमें बाइनरी इनपुट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो अगर हम डीएसी की बात करें तो डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, एनालॉग टू डिजिटल एडीसी, बोथ और नन ऑफ दीज, ये ऑप्शन है आपके पास। तो जिस टाइम आप यूनिट नंबर 5 में डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर पढ़ रहे होंगे तो इनपुट में हम डिस्क्रीट सिग्नल को देते हैं जिसे बाइनरी इनपुट, तो ये ऑप्शन नंबर ए, और एडीसी में तो एनालॉग सिग्नल हम देते हैं इनपुट के फॉर्म में, तो डीएसी जो होगा डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, इसमें हम बाइनरी इनपुट को प्रोवाइड करते हैं। तो आप बताएं कि आपको ये सेशन कैसा लगा, ये सेशन कैसा लग रहा है, और क्या इस तरह के सेशन और भी अरेंज होने चाहिए पार्ट वाइज आपके
प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के और क्या सब्जेक्टिव के भी क्वेश्चंस आपके लिए होने चाहिए, ये सारी बातें आप लोग लाइव चैट बॉक्स में बता सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप एक चीज और बताइए कि क्या आपने वहां से क्वेश्चन डाउनलोड किया है, तो उसका आंसर आप लोग देखिएगा, तो जो बोल्ड कलर का होगा वो उसका आंसर होगा, जो बोल्ड होगा वही उसका आंसर है। उसमें आंसर लिखा हुआ नहीं है, पर ऑप्शन में ही एक को बोल्ड कर दिया गया है और वही उसका आंसर है। तो दोस्त, आपको ये सेशन कैसा लगा? बड़ा ही जोरदार तरीके से आप इस चीज को लाइव चैट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, जिससे हमको और भी भरपूर एनर्जी मिले। थैंक यू।